लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में लेखिका मरीना हाइड ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक राजनीतिज्ञ नहीं, बल्कि एक सुपरस्टार के रूप में समझने की सलाह दी है। उनका कहना है कि ट्रंप को किसी हेनरी किसिंजर या फ्रैंकलिन जैसे नेता से नहीं, बल्कि टेलर स्विफ्ट या हॉलीवुड के किसी मेगा स्टार से तुलना करनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप राजनीति से ज्यादा शोबिज यानी मनोरंजन की दुनिया के इंसान हैं। जो भी करते हैं वो एक मंच, एक प्रदर्शन और एक रिलीज पार्टी जैसा होता है। लेख बताता है कि ट्रंप की हर बात, हर हरकत में एक सेलिब्रिटी जैसी झलक है। उन्हें रेटिंग्स की चिंता रहती है। वो दूसरों की तुलना में ज्यादा ध्यान चाहते हैं और हर राजनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय घटना को अपने शो में बदल देते हैं। मरीना हाइड ने मजाक में लिखा है कि ट्रंप किसी नीति या विचारधारा के नहीं, बल्कि मी यानी मैं के दर्शन पर चलते हैं। उनके लिए कोई भी काम तभी मायने रखता है जब उस पर उनका नाम लिखा हो, चाहे वो शांति समझौता हो, फ्रेग्रेंस लाइन हो या कोई होटल प्रोजेक्ट। लेख में कहा गया है कि ट्रंप की राजनीति का तरीका शोबिस स्टार्स की रणनीति जैसा है। ध्यान खींचना, मंच अपने कब्जे में लेना और हर चीज को ब्रांड ट्रंप बना देना। उदाहरण के तौर पर हाल में हुए शांति समझौते को भी उन्होंने ऐसे पेश किया जैसे उनकी नई रिलीज हो। लेखिका इसे उस दौर के कलाकारों से जोड़ती है जो मानते थे कि व्यापार ही प्रसिद्धि का पैमाना है, ठीक वैसे ही जैसे टेलर स्विफ्ट या हॉलीवुड स्टार्स अपने करियर को ब्रांड की तरह संभालते हैं। आखिर में लेखिका कहती हैं कि अगर ट्रंप को समझना है तो उन्हें किसी नेता की तरह नहीं, बल्कि एक परफॉर्मर की तरह देखना होगा, जो मंच पर हर पल दर्शकों की तालियों से अपनी ताकत खींचता है। उनका हर कदम, चाहे पीस डील हो या स्पीच, एक एंटरटेनमेंट एक्ट है। राजनीति उनके लिए रियलिटी शो की तरह है और शायद यही वजह है कि पारंपरिक राजनीति के मापदंडों से उन्हें समझने की कोशिश हमेशा अधूरी रह जाती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख में एक महिला की सच्ची कहानी के जरिए ये बताया गया है कि वजन घटाने वाली दवा कैसे नशे की लत छोड़ने में मददगार साबित हो सकती है। ये कहानी है जेसिका मासारोन की, एक ऐसी महिला जिसने बचपन से ही ड्रग्स की दुनिया में जीना सीखा, क्योंकि उसके माता पिता खुद नशे के शिकार थे। मुश्किल हालातों के बावजूद उसने पढ़ाई की, नौकरी की और जीवन संभालने की कोशिश की, लेकिन एक रिश्ते ने उसे कोकीन की लत में फिर धकेल दिया। कई बार उसने छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार पुरानी यादें और माहौल उसे खींच लाते थे। फिर ओपन डोर्स नाम के एक गैर लाभकारी संगठन में रहते हुए उसने ओज़ेम्पिक जैसी दवा लेना शुरू किया। ये दवा मूल रूप से मोटापे और डायबिटीज के इलाज के लिए है, लेकिन अब इसे लत छुड़ाने के प्रयोग में आजमाया जा रहा है। जेसिका को ये दवा मुफ्त में एक पायलट प्रोग्राम के तहत दी गई और उसने बताया कि इससे उसका वजन तो घटा ही, साथ ही नशे की लालसा भी खत्म होने लगी। जिन हालातों में वे पहले टूट जाती थी, अब सहज रूप से खुद को संभाल लेती है। लेख बताता है कि इस दवा पर किए जा रहे शुरुआती अध्ययन काफी उम्मीद जगाने वाले हैं। जिन लोगों ने इसे मोटापे या डायबिटीज के लिए लिया, उनमें शराब, गांजा या अन्य नशों की लत 30 से 70% तक कम हुई। कुछ मरीजों ने तो बताया कि उन्हें जुए या शॉपिंग जैसी लतों से भी राहत महसूस हुई। हालांकि बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल अभी बाकी हैं, लेकिन शुरुआती नतीजे संकेत देते हैं कि GLP-1 वर्ग की ये दवाएं लत के इलाज में एक नया रास्ता खोल सकती हैं। अंत में लेख इस बात पर जोर देता है, अगर ये दवाएं सचमुच इतनी असरदार हैं, तो इन्हें केवल अमीरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सरकार और फार्मा कंपनियों को इसमें निवेश करना चाहिए, ताकि गरीब और बेघर लोगों तक भी ये मदद पहुंच सके। जैसा लेख में कहा गया है, अगर ये दवा किसी माँ को अपने बच्चों के लिए जीने की ताकत दे सकती है, तो इसे सभी के लिए सुलभ बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में अर्जेंटीना में बढ़ती सरकारी दमन और प्रदर्शनकारियों पर हिंसा की एक दर्दनाक कहानी के जरिए ये दिखाया गया है
कि कैसे लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है। ये कहानी है जोनाथन नवारो की। 33 साल का एक नौजवान जो अपने बूढ़े पिता की पेंशन कटौती के खिलाफ प्रदर्शन करने गया था, लेकिन वहां से एक आंख खोकर लौटा। लेख बताता है कि मार्च में ब्यूनस आयर्स के संसद भवन के सामने बुजुर्ग पेंशन भोगियों का साप्ताहिक प्रदर्शन चल रहा था। नवारो भी उसी में शामिल हुआ। माहौल शांत था, लेकिन शाम होते होते पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस और रबर की गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसी दौरान एक गोली नवारो की आंख में लगी और उसकी हमेशा के लिए रोशनी चली गई। डॉक्टरों ने बताया कि आंख की नसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। नवारो का कहना है, मैं अपने पिता और पेंशन भोगियों के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस ने हमें ऐसे मारा जैसे हम दुश्मन हों। वो मुझे मार भी सकते थे। लेख में बताया गया है कि राष्ट्रपति जेवियर मिली के सत्ता में आने के बाद से प्रदर्शनकारियों पर दमन तेज हुआ है। सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत सुरक्षा बल अब ट्रैफिक रोकने वाले प्रदर्शनकारियों पर गैर घातक हथियार जैसे रबड़ की गोलियां या वाटर कैनन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये हथियार अब गैर घातक नहीं रहे, क्योंकि इन्हीं से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। रिपोर्ट बताती है कि साल 2025 के पहले 6 महीनों में ही 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए और 130 गिरफ्तार किए गए, जो पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा है। लेख ये भी दिखाता है कि कैसे नागरिक समाज ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है। मापादेला पुलिसिया नाम के एक नागरिक समूह ने सोशल मीडिया और कैमरों की मदद से उन पुलिस अफसरों की पहचान की जिन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई थी। इसी सबूत के आधार पर अब अदालत में मामला चल रहा है और एक अधिकारी पर औपचारिक आरोप भी लग चुका है। लेख असल में एक सवाल उठाता है, जब लोकतंत्र में आवाज उठाना अपराध बन जाए तो यह सत्ता की ताकत है या उसकी कमजोरी। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा को एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा गया है, खासकर इसलिए क्योंकि ये यात्रा साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा है। लेख बताता है कि मुत्तकी के ऊपर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगे यात्रा प्रतिबंध हटाए जाने के बाद ये यात्रा संभव हो सकी। भारत ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे साफ है कि नई दिल्ली अब तालिबान से रिश्ते बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। भारत की रणनीति पूरी तरह व्यवहारिक है। तालिबान आज पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण रखता है और इस हकीकत से आंखें मूंदना अब संभव नहीं। भारत जानता है कि तालिबान से संवाद बढ़ाने से पश्चिमी सीमा से आने वाले आतंकवादी खतरों को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और वहां चल रही भारतीय परियोजनाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए तालिबान भारत के लिए दुश्मन का दुश्मन की भूमिका में एक उपयोगी साझेदार साबित हो सकता है। इसी के तहत भारत काबुल स्थित अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने और राजनयिकों के आदान प्रदान की तैयारी कर रहा है। ये कदम तालिबान सरकार को सीमित रूप में मान्यता देने जैसा है। लेकिन द हिंदू ये भी चेतावनी देता है, इस बढ़ते संपर्क के बीच भारत को बेहद सतर्क रहना होगा। लेख याद दिलाता है कि तालिबान का अतीत हिंसा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और महिलाओं के दमन से भरा है। मुत्तकी की यात्रा के दौरान भी अफगान दूतावास में तालिबान का झंडा फहराने और महिला पत्रकारों को बाहर रखने जैसी घटनाओं ने माहौल बिगाड़ दिया। भारत सरकार ने भी इस मौके पर तालिबान के नीतिगत मुद्दों पर अपनी असहमति स्पष्ट रूप से नहीं रखी, जो एक चूक मानी गई। अंत में अखबार कहता है, तालिबान से बातचीत क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से भले ही जरूरी हो, लेकिन भारत को ये साफ करना होगा ये रिश्ते में कितनी दूर तक जाएगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch